चैप्टर का नाम लिख दीजिए, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। फिर हेडिंग डालिए, ये चैप्टर का नाम है। फिर इसके बाद अंदर एक हेडिंग डालिए, अपवाह तंत्र के आधार पर, बेटा बातें मत करिएगा, अपवाह तंत्र के आधार पर, अपवाह तंत्र के आधार पर अपवाह तंत्र के आधार पर नदियों का वर्गीकरण, नदियों का वर्गीकरण, नदियों का वर्गीकरण, अपवाह तंत्र के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर बेस्ड ऑन ड्रेनेज सिस्टम। ये देखो इसमें है दिक्कत होती बच्चे, ड्रेनेज सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर बेस्ड ऑन ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। हेडिंग पड़ गई। तो इतनी तो समझ में आ गया कि नदी का कितने वर्ग होंगे, इतनी बात अभी बात समझ में आ गया होगा। 2 वर्ग होंगे। अगर तुमको उदाहरण समझ में आ गया हो तो कितने वर्ग होंगे, 2 वर्ग होंगे। तो लिख दीजिए, नदियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, नदियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, क्रमवर्ती नदी, क्रमवर्ती नदी जिसको कहते हैं सीक्वेंट रिवर। सीक्वेंट रिवर। दूसरा है आक्रमवर्ती नदी, आक्रमवर्ती नदी, आक्रमवर्ती नदी, इनसीक्वेंट रिवर। यानी कि नदियां 2 प्रकार की हैं। पहला है सीक्वेंट जो क्रम में बहेंगी, दूसरा क्या है, इनसीक्वेंट जो किस में बहेंगी, आक्रम। कभी भूल जाए तो उदाहरण याद रखिएगा। मैंने विद्यार्थियों के कितने उदाहरण बताए हैं, 2। देखो कि विद्यार्थी 2 ही प्रकार का होता है। एक जो बने बनाए बिजनेस को, घर का जो भी पुश्तैनी बिजनेस है उसी पर वो निर्भर रहता है। दूसरे प्रकार का विद्यार्थी जो बना है वो तो ठीक है, लेकिन उससे कुछ हट करके अपनी ऊर्जा के साथ, अपने टैलेंट के बल पर कुछ आगे करने की क्या करता है, कुछ कोशिश करता है। तो ऐसी नदियां होती हैं 2 प्रकार की, एक होती है क्रमवर्ती, दूसरी और दूसरी आक्रम। पहली नदी का उदाहरण क्या है, ऐसी नदियां जो ढाल का, जो स्लोप का क्या करेंगी, अनुसरण करेंगी। और दूसरे प्रकार की नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करेंगी बल्कि अपना ढाल क्या करेंगी, स्वयं बनाएंगे। इसका अर्थ है कि उनके पास ढाल बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। परिभाषा समझ में आ रही इतनी, मेरे हिसाब से रटना नहीं पड़ेगा, बहुत कठिन परिभाषा थी लेकिन मैंने बातों बातों में आपको समझा दिया। तो लिखिए इसको जल्दी से, हेडिंग डाल दीजिए, क्रमवर्ती नदियां। क्रमवर्ती नदियां सीक्वेंट रिवर, क्रमवर्ती नदियां सीक्वेंट रिवर, क्रमवर्ती नदियां सीक्वेंट रिवर। ऐसी नदियां, ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हैं, ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हैं, ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हैं। अनुसरण, अनुसरण मतलब होता है जो फॉलो करती हैं, जो स्लोप को फॉलो करती हैं। ऐसी नदियां जो ढाल का, प्रादेशिक ढाल का क्या करती हैं, अनुसरण करती हैं। सीक्वेंट रिवर क्रमवर्ती नदियां कहलाती हैं, सीक्वेंट रिवर क्रमवर्ती नदियां कहलाती हैं। ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हैं या प्रादेशिक ढाल के अनुसार बहती हैं क्या कहलाती हैं, सीक्वेंट रिवर
सिक्वेंट रिवर, क्रमवर्ती नदियां कहलाती हैं। याद रहेगा ये। अब नदियों के भी 4 प्रकार के हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ सिक्वेंट रिवर, क्रमवर्ती नदियों के प्रकार, क्रमवर्ती नदियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिक्वेंट रिवर, क्रमवर्ती नदियों के प्रकार, क्रमवर्ती नदियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिक्वेंट रिवर। पहले सुनिएगा ध्यान से, टाइप्स ऑफ सिक्वेंट रिवर। एक्चुअली ये इसलिए समझ में आ जाएगा तुरंत क्योंकि आपने अभी नदियां पढ़ी हैं खूब डायग्राम से। क्रमवर्ती नदियों के प्रकार, क्रमवर्ती नदियों के प्रकार, क्रमवर्ती नदियों के प्रकार। आपने अगर नदियों को देखा होगा तो एक तो मुख्य नदी होगी। हाँ, नदी का फ्लो इतना तेज था, लाइट क्या हो गई, चली गई। ये मुख्य नदी होगी, होगी ना मुख्य नदी। हिमालय तक मुख्य नदी। पहले बिल्कुल सरल भाषा में समझिएगा, फिर भूगोल की शब्दावली तो कठिन होगी। पहले सरल भाषा में समझो, ये कैसी नदी है, मुख्य नदी। मुख्य नदी में बहुत सारी क्या मिलेंगी, सहायक मिलेंगे। तो हम 1 2 बना देते हैं, ऐसे ऐसे 1 2 सहायक मिलेंगे। ठीक, ये है मुख्य नदी और बाकी क्या है उसकी सहायक नदी। मैं इसको लिख भी देता हूं, मैं इसको लिख भी देता हूं, कोई जो नहीं कि भूगोल की भाषा है उसी तरह लिखें, कुछ उसको सरल बना देते हैं। जो मुख्य नदी है, ये हमारी जो बनाई है कौन सी नदी है, मुख्य नदी है। और इतना तो पता कि सब उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। तो जब सहायक नदियां हैं तो क्या सहायक नदियों में इतनी बस होंगी, सहायक की भी सहायक होती हैं। आपने पढ़ा है सहायक की भी सहायक होती हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यहीं पे रहिएगा, कहीं दूर मत जाइएगा। फिर आपने कहा, जिसने उसने डांट दिया था एक दिन इसको मैंने, मंदाकिनी, और मंदाकिनी सहायक नदी है किसकी, यमुना की। ऐसी कई छोटी छोटी नदियां केन में भी क्या होती होंगी, मिलती होंगी। मिलती होंगी कि नहीं मिलती होंगी, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब एक मुख्य नदी होगी, उसकी सहायक होंगी, और सहायक की सहायक होंगी। नहीं होते सहायक के सहायक, ए के सहायक बी, बी के सहायक सी, सी के सहायक डी। वो आपको उसमें कह रहा हूं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो आप कहते हो कि सर डी का सहायक कौन होता है, उसका सहायक भगवान होता है। कहते ना कि जिसका कोई सहायक ना हो उसका रक्षक कौन होता है, भगवान। तो जिसकी रक्षा भगवान करता है तो वो ताकतवर हो जाता है। इसलिए ग्रुप डी के व्यक्ति को आईएएस भी नहीं निकाल सकता है। अगर सच बता रहा हूं हकीकत, जैसे आईएएस के अंदर ग्रुप डी का आदमी होगा, वो साहब को पानी पिलाता होगा और एक दिन उसका मन ना रहे पिलाने का, और सोचे कि आईएएस कह दे कि तुम मुझको पानी नहीं पिला रहे हो, जाओ तुम्हारे से सस्पेंड, मजाल सस्पेंड कर दे, तुरंत मानवाधिकार का केस लगा देगा कि एक आईएएस ने ग्रुप डी के एक व्यक्ति को का शोषण किया। हाँ, और वो जब शिकायत करेगा ना तो उसकी सुनवाई जल्दी होगी। तो जानते हो फिर डीएम साहब कहेंगे, भाई साहब पानी पिलाना हो पिलाओ, ना पिलाना हो ना पिलाओ, लेकिन बवाल ना खड़ा करो। बाकी मैं स्वयं जा करके पानी क्या है ले लेता हूं। तो जानते हो फिर डीएम क्योंकि पढ़ा लिखा यूआरडी से गया होगा पढ़ करके, तो वो क्या कहेगा, समझ में आ गया सर, समझाया करते थे। ए का सहायक बी, बी का सहायक सी, सी का सहायक डी, और डी जिसको हमने सोचा अब इसका सहायक कोई नहीं है, इसका सहायक सीधा डायरेक्ट भगवान, भगवान वर्तमान मंत्री। और नेता लोग वैसे भी जानते हैं कि कमजोर को पकड़ते हैं। जहां एक ने कमजोर ने शोर मचाया, सर जी मुझको आईएएस परेशान कर रहा है, सारा मीडिया उसके चला गया, किस डीएम ने तुमको परेशान किया है बताओ जल्दी, मानवाधिकार का क्या लगाएं केस। तो डीएम कहेगा इतना बवाल से अच्छा है कि स्वयं उठ करके मैं एक गिलास पानी लाऊं और क्या है पी लूं। ये हकीकत है, आपको बता रहा हूं। आप जब बन जाएगा तो मुझको बताइएगा, ये कथन बिल्कुल सत्य निकलेगा। आप बी को तो डांट सकते हो, डीएम एसडीएम को डांट सकता है, लेकिन डीएम कभी भी अपने चपरासी को डांट नहीं सकता। डांट तो देगा, चलिए चपरासी ठीक ठाक है डांट, लेकिन कोई चपरासी वो भी यूआरडी का तैयारी किया हुआ है,
वो बन गया चपरासी, और उसको पता है कि सर ने बताया था कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। वो तुरंत जाकर के शिकायत कर देगा कि मेरा अधिकारी मेरा मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण कर रहा है। और गरीब की हमेशा सुनी जाती है। कहावत है ना कि साइकिल वाला का किससे टकराए, गाड़ी वाले से, और भले ही गलती किसकी हो, साइकिल वाले की, तो सिंपैथी किसके पास जाती है, साइकिल वाले की। तो इसका अर्थ ये नहीं कि चपरासी बनना है कि तुम कहो यार सबसे ताकतवर तो वही है, जिसकी रक्षा कौन करता है, भगवान। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसलिए बता रहा हूं कि धोखे से अगर कम की तुम चपरासी बन गए तो कभी भी दुख नहीं मनाना है। तुम्हें बता देना कि चपरासी सर बना हूं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा रक्षक कौन है, भगवान है। तुम मुझसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। हाँ लो कभी बन जाओ, वैसे बनोगे नहीं, चिंता न करो। तो इसका मतलब है कि मुख्य नदी है, मुख्य की क्या है, सहायक नदियां हैं, सहायक की भी सहायक होंगी। तो सहायक की जो सहायक होंगी ना, वो दो प्रकार का फ्लो होगा उसमें, या तो मुख्य नदी के समानांतर होगा या तो मुख्य नदी के अपोजिट होगा। ये भी तो हो सकता है ना, ये सहायक की सहायक है ये, तो सहायक नदी ऐसे भी जा सकती है, मुख्य नदी की दिशा में भी मिल सकती है, और मुख्य नदी के विपरीत भी तो आकर के मिल सकती है। मान ली इधर का ढाल ऐसे ना होकर के यहां का ढाल क्या है, ऐसे है, तो जो इसका प्रवाह होगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कितने लोग चीज समझ में आ रही थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा कि ये है मुख्य नदी, मुख्य की दो सहायक नदी, सहायक की सहायक नदियां। सहायक की जब सहायक नदियां होंगी ना, तो वो दो ढाल का अनुसरण कर सकती है, या तो उसका ढाल मुख्य नदी के समानांतर है तो इसी तरह मिलेगी, और मान लीजिए कहीं से ऐसा रही कि उसका ढाल जस्ट क्या है, अपोजिट है, तो ऐसे मिलेगी, क्योंकि ढाल को वो क्या करेगी, अनुसरण करेगी। कितने लोग की चीज समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो नदी है क्रमवर्ती कितने प्रकार की हो सकती है, सामने बोर्ड पे बना हुआ है, दिमाग लगाओ। कितने लोग कह रहे हैं कि एक प्रकार की होगी, कोई नहीं, अब एक दूसरे को देख के बोलते हैं। कितने लोग कह रहे हैं दो प्रकार की होंगी, बहुत होशियार लोग हो। कितने लोग कह रहे हैं तीन प्रकार की होंगी, कितने लोग कह रहे हैं सर चार प्रकार की होंगी। चार ही विकल्प होते हैं, ए बी सी और डी। केवल विकल्प ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, चारों सही है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि नदी चार प्रकार की मैंने बना दी। एक मुख्य नदी बनाई है, एक सहायक बनाई है, सहायक में दो उदाहरण दिए, लेकिन सहायक तो सहायक होगी ना, तो दूसरी सहायक हो गई, तीसरी सहायक की सहायक। तीसरी कौन सी सहायक की सहायक, जो इसकी दिशा में बह रही है, और एक जो इसके विपरीत बह रही। तो टोटल कितनी हो गई, चार ही तो हुई है। लाइन तो मैं जाने कितनी सहायक खींच सकता हूं, और सहायक के सहायक जाने कितनी बना सकता हूं, लेकिन अगर अंत में निष्कर्ष निकाला जाए तो क्रमवर्ती सिर्फ कितने प्रकार की होगी, चार प्रकार की होगी। इसका मतलब अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूं, नंबरिंग, तो ये नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां चार प्रकार है बनाए। ये जो प्रकार है सहायक का ही है, वो तो मैंने उदाहरण के लिए खींच दिया, ऐसे तो मैं कई सारी सहायक नहीं खींच सकता हूं, तो मैं अनगिनत सहायक खींच सकता हूं। इसका मतलब कि एक मुख्य होती है, उसकी क्या होती है, सहायक होती है, और सहायक की सहायक होती है। लेकिन सहायक की सहायक दो प्रकार की हो सकती हैं, एक जो मुख्य नदी के समानांतर चल रही हो और उसी दिशा में बह रही हो, और दूसरी मुख्य नदी के समानांतर चल तो रही है लेकिन उसकी दिशा अपोजिट है। तो कितने प्रकार की है, चार प्रकार की। तो ऐसा करिए, आपने कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, तो हेडिंग लिखे क्रमवर्ती नदियां कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की। तो लिखे क्रमवर्ती नदियां चार प्रकार की होती हैं, चारों के डायग्राम बना दीजिए। क्रमवर्ती नदियां चार प्रकार की होती हैं, क्रमवर्ती नदियां चार प्रकार की होती हैं, क्रमवर्ती नदियां चार प्रकार की होती हैं, क्रमवर्ती नदियां कितने प्रकार की बेटा, चार प्रकार की होती हैं। तो पहले डायग्राम बना दो, मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा चारों के। वन, डायग्राम बना दीजिए जब तक मैं उस साइड लिख दूंगा, ठीक है। पहला है अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती। देखिए अगर मैं इसको सिर्फ थ्योरी पढ़ाता तो कितना कठिन लगता,
लेकिन पहले मैंने आपको एक उदाहरण से समझा कि विद्यार्थी दो प्रकार के होते, तो नदियां दो प्रकार की, क्रम और अक्रम। फिर क्रम के कितने प्रकार? 4 प्रकार, और बनाया कि 4 ही दिखेंगे, 4 के अलावा आपको 5वां नहीं दिख सकता। तो मैंने हिंदी में नाम भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। पहला अनुवर्ती नदी। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट 1 मिनट। पहले मैं देख लूं मैंने जो नंबरिंग की सही लिखा कि नहीं। दूसरी कौन सी है? ये, उसको क्या कहते हैं? परवर्ती नदी। तीसरी कौन सी? नवानुवर्ती। और चौथा, हाँ सही है, नंबरिंग भी ठीक है, लिख लीजिए, क्योंकि नंबरिंग के हिसाब से लिख दिया है ना, 1 2 3 4। अनुवर्ती नदी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर। फिर ये है आपका सब कॉन्सिक्वेंट रिवर। सब सीक्वेंट रिवर लिख लीजिए, सब सीक्वेंट रिवर। पहला है कॉन्सिक्वेंट रिवर, दूसरा है सब सीक्वेंट रिवर, तीसरा है आपका रीसेक्वेंट, री बस आर ही लगा देना है, और चौथा है ऑफ सीक्वेंट रिवर। चारों के पहले नाम लिख लीजिए, परिभाषा यहीं पर बनी हुई है। एक है अनुवर्ती, दूसरा परवर्ती, तीसरा नवानुवर्ती, चौथा प्रत्यानुवर्ती। अनुवर्ती को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, परवर्ती को कहते हैं सबसिक्वेंट, नवानुवर्ती को कहते हैं रीसिक्वेंट, और प्रत्यानुवर्ती को कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। 4 प्रकार की नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। अनुवर्ती कौन सी नदी है? मुख्य नदी है। अनुवर्ती को हम कौन सी नदी कहेंगे? मुख्य नदी। मतलब जो मास्टर रिवर है वो कौन सी नदी है? अनुवर्ती कहलाती है। तो अगर मैं इसमें नाम लिखूं तो वैसे नाम वहां पर लिखा हुआ है। नंबर 1 को क्या कहते हैं? अनुवर्ती। और मुख्य नदी की जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको हम परवर्ती कहते हैं। और जो ट्रिब्यूटरी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक की भी सहायक है वो। हाँ, दिशा के अनुसार 2 प्रकार की होंगी। अगर मुख्य नदी की दिशा में बह रही हैं तो नवानुवर्ती, और मुख्य दिशा के विपरीत बह रही हैं तो क्या है? प्रत्यानुवर्ती। याद रहेगा सारा का सारा? मेरे हिसाब से आप थ्योरी से नहीं रट पाओगे। किससे याद होगा? ये डायग्राम से याद होगा। बन गया होगा? ये बना लीजिए, फिर मैं एक एक लाइन पे लिखवा भी देता हूं। अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती। थ्योरी लिखवानी है एक एक लाइन में, एक एक लाइन पे लिख लो, तो भूल जाओगे। कॉन्सिक्वेंट रिवर की परिभाषा लिख लीजिए। कॉन्सिक्वेंट, अनुवर्ती नदी। क्या कहेंगे? मुख्य नदी कौन सी नदी कहलाती है? अनुवर्ती। तो लिख लीजिए, मुख्य नदी अनुवर्ती नदी कहलाती है। जो मुख्य नदी है, जो मास्टर रिवर है, मुख्य नदी अनुवर्ती नदी कहलाती है। चौरसिया बोलने की आदत ना, ये थोड़ा सा सुधारो, ये अच्छी चीज नहीं होती है। सिखाया है कि क्या बनो? समुद्र बनो। बरसाती नदियां बनोगे तो जितनी जल्दी बहोगे उतनी जल्दी सूख जाओगे। समुद्र कैसा होता है? उसको सुखाना बहुत कठिन होता है। देखिए, अनुवर्ती नदी, मुख्य नदी कौन सी नदी कहलाती है? अनुवर्ती। दूसरी लिखिए परवर्ती नदी। परवर्ती नदी, परवर्ती नदी। परवर्ती नदी की क्या परिभाषा बनाए बताओ? मुख्य नदी की सहायक नदी। मुख्य नदी की सहायक नदी लिखे, मुख्य नदी की सहायक नदी परवर्ती नदी कहलाती है। मुख्य नदी की सहायक नदी परवर्ती नदी कहलाती है। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना, गंगा की सहायक नदी गोमती, गंगा की सहायक नदी गंडक। कितनी सारी सहायक नदियां पड़ी एक दूसरे की, तो कौन सी नदी है? परवर्ती नदी। मुख्य नदी की सहायक नदी कौन सी नदी कहलाती है? परवर्ती नदी कहलाती है, सब सीक्वेंट रिवर कहलाती है। लिख गया यहां तक? तीसरी नदी कौन सी है? नवानुवर्ती, रीसिक्वेंट रिवर। नवानुवर्ती नदी, नवानुवर्ती नदी, नवानुवर्ती नदी। नवानुवर्ती को समझ लीजिए। नवानुवर्ती नदी जो है, अगर इसको देखा जाए, इसकी परिभाषा बनाया जाए तो किसकी सहायक है? सहायक की सहायक है, लेकिन दिशा किसके है?
मुख्य नदी की दिशा में है, मुख्य नदी के समानांतर है और उसी की दिशा में है, यही परिभाषा होगी ना। तो लिख लीजिए, लिखे नवानुवर्ती में, लिखे रिसिप्टेंट में, लिखे लिखे सहायक नदी की, सहायक नदी, सहायक नदी के बगल में कॉमा लगा दीजिएगा। जब ऐसे लिखा जाता है तो क्या लगा दिया जाता है, कॉमा। सहायक नदी की सहायक नदी, यानी कि सहायक नदी जो मैंने लिखा वो अलग है। सहायक नदी की सहायक नदी जो जो अब हम ये लिख सकते हैं बेटा, अनुवर्ती नदी लिख सकते हैं, चाहे अनुवर्ती लिख दें चाहे मुख्य लिख दें, लेकिन मुख्य लिखते हैं तो थोड़ा सा आसान रहेगा ना। क्या लिखा, सहायक नदी की सहायक नदी जो मुख्य नदी के मुख्य नदी के मुख्य नदी की दिशा में समानांतर प्रवाहित होती है, मुख्य नदी की दिशा में समानांतर प्रवाहित होती है, मुख्य नदी की दिशा में समानांतर प्रवाहित होती है, मुख्य नदी की दिशा में समानांतर प्रवाहित होती है, मुख्य नदी की दिशा में क्या लिखा बेटा, समानांतर प्रवाहित होती है, नवानुवर्ती नदी कहलाती है, रीसिक्वेंट रिवर कहलाती है, नवानुवर्ती नदी कहलाती है, नवानुवर्ती नदी कहलाती है, रीसिक्वेंट रिवर कहलाती है। अच्छा, इसकी क्या परिभाषा बनेगी, प्रत्यानुवर्ती की क्या परिभाषा बनेगी, सेम वही परिभाषा जहां पर लिखा है की दिशा में, तो वहां क्या लिखेंगे, विपरीत दिशा में, अपोजिट, यही लिखेंगे ना उसकी। तो लिख लीजिए प्रत्यानुवर्ती ऑब्सीक्वेंट रिवर, ऑब्सीक्वेंट रिवर लिख लेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे, सहायक नदी की सहायक नदी जो मुख्य नदी के विपरीत दिशा में समानांतर प्रवाहित होती है उसे प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। सहायक नदी जो मुख्य नदी के विपरीत दिशा में समानांतर प्रवाहित होती है प्रत्यानुवर्ती नदी कहलाती है, प्रत्यानुवर्ती नदी कहलाती है, प्रत्यानुवर्ती नदी कहलाती है। ठीक है, प्रत्यानुवर्ती नदी कहलाती है। नहीं लिख पा रहे हो परिभाषा, इतनी सरल सी है, लिख सकते हो सब लोग, लग गया होगा। ठीक है, तो ये पहले प्रकार का विद्यार्थी हो गया, कौन सा, जो अपने बने बनाए बिजनेस को आगे बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, वो पहले प्रकार के हो गए। अब दूसरे प्रकार के कौन होंगे, जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो वो दूसरे प्रकार के हैं। तो कोई पूछे कि सर क्या कौन सही है, दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, सही है। कोई अगर मुझसे कहे दोनों अपनी अपनी जगह सही है, हो सकता है, क्योंकि अगर वो पहले को अगर देखें कि तुम भाई गलत हो, तो भाई उसके बिजनेस को भी कौन बढ़ाएगा। भाई पिताजी ने या बाबा जी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, तो उसको भी तो जिम्मेदारी कि उसको बिजनेस को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा। और बिजनेस के साथ भी कई लोग भी तो रोजगार पा रहे होंगे। अगर तुमने बिजनेस डुबो दिया तो उसके साथ जुड़े हुए सैकड़ों लोग भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो उस प्रकार के व्यक्ति भी सही है। और दूसरी प्रकार के भी व्यक्ति सही है, जो बिल्कुल लीक से हटके काम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगा रिस्क दूसरे में ज्यादा है, क्योंकि उसमें सफल भी हो सकते हो और असफल भी। लेकिन नदियों से सीखो, क्या सीखना है, सफल होना ही होना है। आने वाले अवरोधों को बिल्कुल क्या कर देना है, काट देना है। तो दूसरे प्रकार की नदी क्या कहलाती है, आक्रमवर्ती नदी कहलाती। क्या कहलाती है, आक्रमवर्ती नदी। तो दूसरा लिख लीजिए, आक्रमवर्ती नदी। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, इनसिक्वेंट रिवर। आक्रमवर्ती नदी, इनसिक्वेंट रिवर। अब दूसरी प्रकार की नदी लिखना है ना, आक्रमवर्ती नदी, उसको क्या कहेंगे, इनसिक्वेंट रिवर, आक्रमवर्ती नदी। आक्रमवर्ती नदी, इनसिक्वेंट रिवर। ठीक है, तो आक्रमवर्ती नदी की परिभाषा पहले लिखनी पड़ेगी। तो क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है, ऐसी नदी जो ढाल का, जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं,
और खुद का ढाल क्या करती हैं, बनाती हैं, उसी ढाल में प्रवाहित होती हैं। कौन सी नदी कहलाएंगी, आक्रमणवर्ती। कोई पूछे क्यों कर पाती हैं, तो कहेंगे इनके पास अपरदन करने की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है। इनके पास वेदरिंग करने की क्षमता, अपरदन पढ़ा है ना, इनके पास किसी चीज को तोड़ने की क्या है, क्षमता है। तो तोड़ने की क्षमता तभी होगी जब इनके पास ताकत होगी। तो ताकतवर व्यक्ति हमेशा लीक से हट करके क्या करता है, काम करता है। और हमेशा बोला है कि दोनों चीज सही है, लीक से हट के काम करो तब भी सही है, और जो बना बनाया पुश्तैनी मिला है वो उसको भी समझ लो तब भी सही है। तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई, क्या है इसकी परिभाषा। ऐसी नदी, क्या लिखेंगे, किस ढाल का अनुसरण बेटा, जो आपका रीजनल स्लोप है, रीजनल स्लोप, जिसको कहेंगे हिंदी में प्रादेशिक ढाल, प्रादेशिक ढाल। तो प्रादेशिक ढाल का बताइए अनुसरण करेगी कि नहीं करेगी, सही करें कि गलत करें। प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो भी कहेंगे बहेगी कैसे, अपना रास्ता स्वयं बनाएगी। अपना रास्ता बनाने के लिए वो खुद का ढाल क्या करती है, तैयार करती है। तो लिख लीजिए इस बात को, ऐसी नदी, ऐसी नदियां जो प्रादेशिक ढाल का, ऐसी नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ऐसी नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ऐसी नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ऐसी नदियां किसका बेटा, प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ऐसी नदियां जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, पूरा चाल लिख लो। बल्कि, बल्कि कौन सी क्रिया बोली थी, अपरदन, वेदरिंग। बल्कि अपरदन क्रिया से, बल्कि अपरदन क्रिया से, बल्कि अपरदन क्रिया से अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, बल्कि अपरदन क्रिया से अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, बल्कि अपरदन क्रिया से अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। क्या लिखा आपने, बल्कि अपरदन क्रिया से अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, आक्रमणवर्ती नदियां कहलाती हैं, आक्रमणवर्ती नदियां कहलाती हैं। इनसिक्वेंट रिवर इनको कहते हैं, आक्रमणवर्ती नदियां कहलाती हैं, आक्रमणवर्ती नदियां कहलाती हैं, आक्रमणवर्ती नदियां कहलाती हैं। समझ में आ गया इतना। चलिए, तो इस क्लास में अब पूछा जा सकता है कि दो ही प्रकार के विद्यार्थी होंगे, तीसरे प्रकार का हो ही नहीं सकता है। तो अब प्रश्न ये है मेरा कि पहले प्रकार का विद्यार्थी कोई है इस क्लास में, कि बना बनाया कोई बिजनेस है तो सर उसी को ही बढ़ाएंगे आगे, और क्या है, सफल हुए तो ठीक है, नहीं तो उसी को बढ़ाएंगे। कोई है इस क्लास में जिसके यहाँ बना बनाया बिजनेस हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया करें लीक से हटकर, नहीं तो आपके पास एक विकल्प के तौर पर कुछ है मौजूद। अब दूसरे प्रकार का विद्यार्थी कौन है कि नहीं सर, घर में जो भी है भाई, घर में कुछ ना कुछ तो है भाई, खेती होगी, कुछ तो होगी ना, किसानी, खेती जिसको आप कहते हैं, कुछ तो होगा। तो अब ऐसे बच्चे कौन है जो आक्रमणवर्ती नदियां बनना चाहते हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे, वो हाथ उठाएं। मतलब इसका अर्थ है कि तुम लोग मेरे रास्ते पे चल रहे हो, ताकि आपके लड़के आपसे ये ना कहें कि पिताजी आपने कुछ नहीं किया है, बाबा की कमाई का खा रहे हो, या बाबा की कमाई का क्या है, खा रहे हो। तो बड़ा दुख होगा बाद में मान लो कोई कह दे कि पिताजी कुछ अपना भी बना लिए होते तो सही रहता। तो मेरे हिसाब से ऐसा वो ना कह पाए, इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि खुद का बनाएंगे। तो अच्छा, कितने लोग हैं जो अपना खुद का, अपने पैसों से जमीन लेकर के खुद का घर बनाएंगे, वो हाथ उठा दें। आपके पास कुछ भी कितना हो, करोड़ों हो, अरबों हो, उससे मायने नहीं रखता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ। कैसे लाभ, मान लो पिताजी ने एक घर बनाया, बाबा जी ने एक घर बनाया, तो हो गए आपके अब तक 2 घर। अब आपने भी मान लीजिए 2 घर बना दिए, मैं एक नहीं कह रहा हूं 2 कह दे रहा हूं, तो आपके अब कितने घर हो गए, 4 घर। तो आपकी तरक्की हो रही, तो तरक्की ही के लिए तो सब कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हमें कौन सी नदियां बननी है फिलहाल, आक्रमणवर्ती नदी हमें, क्योंकि मेन तो अक्रम में ही जा रहे हैं ना। तो इसकी परिभाषा याद हो गई कि ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं लेकिन अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, क्या कहलाएंगी, आक्रमणवर्ती नदियां।
फिर प्रश्न उठता है कितने प्रकार की होती हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ इनसिक्वेंट रिवर, आक्रमणवर्ती नदियों के प्रकार, आक्रमणवर्ती नदियों के प्रकार। आक्रमणवर्ती नदियों के प्रकार। आक्रमणवर्ती नदी के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनसिक्वेंट रिवर। हेडिंग पड़ गई, चलिए। आपकी जितनी नदियां फेमस हैं, जितनी नदियां प्रसिद्ध हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, 3 तंत्र पढ़े हैं आपने, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन और सिंधु जिसको इंडस कहते हैं, सिंधु रिवर बेसिन, 3 तंत्र पढ़े हैं आपने, बाकी तो सब उसके सपोर्ट में घूम रही हैं। जानते हैं? कहें क्या जानते हैं? ये जो नदियां हैं ये आक्रमणवर्ती नदियों का क्या है? उदाहरण है। ये सब नदियां किसका उदाहरण है? आक्रमणवर्ती नदियां। शायद इसीलिए ये नदियां पूरे देश में क्या है? प्रसिद्ध है। तो जो बना बनाया मिले वो प्रसिद्ध तो होता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ बना ले वो ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे भविष्य में ध्रुव तारा तो होंगे ही होंगे। कितने लोग मेरा ध्रुव तारा बनेंगे? मैं कह सकूं नहीं, ये जो तारा टिमटिमा रहा है ये यूआरडी का क्या है? बनाया हुआ है। कितनी बच्चियां पहले हाथ उठाती हैं? लड़कियों को थोड़ा सा सपोर्ट की ज्यादा आवश्यकता है। वैसे आप खुद सपोर्ट में रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़कों को भी वैसे पुरुष सशक्तिकरण की आवश्यकता लग रही है। ठीक है, लग तो ऐसा ही रहा है कि आपको भी इसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि जो नदियां होती हैं आक्रमणवर्ती, क्रमवर्ती कितने प्रकार की थी? जल्दी बताओ। 4। ये 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। तो पहले लिख लो, फिर मैं 2 प्रकार बताता हूं। तो लिखे, आक्रमणवर्ती नदियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने टाइप्स के हैं? 2 प्रकार के। आक्रमणवर्ती नदियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली नदी है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी। ध्यान रखिएगा, आक्रमणवर्ती नदी कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। और दूसरे प्रकार की है अध्यारोपित नदी। कौन सी नदी है? अध्यारोपित। 2 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार हो गया पूर्ववर्ती, दूसरा हो गया अध्यारोपित। इसको बोलते हैं इंपाउंडेड रिवर। इंपाउंडेड रिवर। याद कर लीजिए कि ये नदियां 2 प्रकार की हैं। एक है एंटीसीडेंट रिवर और दूसरा कौन सा है? इंपाउंडेड रिवर, अध्यारोपित नदी। याद हुआ इतना? अगर हम बात करें दोनों नदियों में तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि पूर्ववर्ती क्या होती हैं, अध्यारोपित क्या होती हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों नदियां क्या हैं? आक्रमणवर्ती। इसका मतलब कि दोनों नदियों ने अपना ढाल स्वयं बनाया होगा। दोनों की प्रॉपर्टी एक ही है कि प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करेंगे। इन्होंने अपना रास्ता क्या किया होगा? स्वयं बनाया होगा। लेकिन इसके भी 2 प्रकार हैं। एक है एंटीसीडेंट जिसको पूर्ववर्ती कहते हैं, दूसरा इंपाउंडेड जिसको अध्यारोपित कहते हैं। तो कहेंगे तो सर अब इनमें क्या अंतर है? अंतर यह है कि आपने अगर गॉर्ज सुने होंगे, गॉर्ज, जैसे सतलज नदी सिपकीला गॉर्ज बनाती है, सिंधु नदी सिंधु गॉर्ज बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी देहांग गॉर्ज बनाती है। पढ़ा है ना आपने? गॉर्ज क्या होता है? वी आकार की घाटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा गॉर्ज बनाती है? देहांग गॉर्ज। यार अब रटना थोड़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी देहांग के नाम से प्रवेश करती है ना। अब तो याद रहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी देहांग के नाम से प्रवेश करती तो देहांग गॉर्ज हो गया, और सतलज सिपकीला दर्रा है तो सिपकीला गॉर्ज हो गया, और सिंधु नदी का नाम ही सिंधु गॉर्ज है। गॉर्ज मतलब वी आकार की घाटी। मतलब इसका अर्थ निकल के हुआ कि जब हिमालय बन रहा होगा,
सुनेगा बहुत ध्यान से, हिमालय बन रहा होगा, तब इन्होंने हिमालय को कट कर दिया होगा, बीच से काट दिया होगा, और हिमालय को काट करके अपना रास्ता क्या है स्वयं बना लिया होगा। तो अगर एक प्रश्न पूछूं मैं, अगर इससे एक प्रश्न पूछूं, ये प्रश्न बनता है, समझिएगा कि किसी मेरी बात को समझा होगा कि ये नदियों ने हिमालय को काटा है, हिमालय को कट किया है, तो इसका अर्थ है कि ये नदी हिमालय से पहले से बह रही थी कि बाद में बही है? बाद में बही है, पहले से बह रही होंगी ना। ये नदियां जैसे जैसे हिमालय बन रहा होगा, ऊपर कुछ चीजें बन चुकी होंगी, ऊपर कुछ ग्लेशियर बन गए होंगे, तो वहां से इन्होंने बहना क्या कर दिया होगा स्टार्ट। हिमालय एक बार में थोड़ा बना है, पूरा हिमालय कई चरणों में क्या है बना है। तो जैसे मान ली कहीं से ग्लेशियर बन चुके हैं, वहां से नदियां क्या है बहना स्टार्ट हो गई हैं, और हिमालय का उत्थान अभी भी क्या है जारी है। तो कह सकते हैं कि हिमालय के संपूर्ण बनने से पहले नदियां क्या है बन चुकी थी। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी थोड़ा सा। नदियां कहीं ना कहीं किसी ग्लेशियर से निकली हैं, और हिमालय मैंने आपको बता दिया कि हिमालय एक बार में नहीं बना, हिमालय कई बार में बना, धीरे धीरे करके हिमालय बना, और अभी भी हिमालय का निर्माण कार्य क्या है जारी है, क्योंकि दो प्लेटें टकरा रही हैं, अभी भी हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही लगातार बढ़ रही है। इसका अर्थ हुआ कि नदियां जब बनी होंगी तो हिमालय का जब उत्थान चल रहा होगा, जैसे मान लो ये नदी है और हिमालय यहां से उठ रहा है, तो इस नदी ये नदी क्या है आक्रमणवर्ती, इसका मतलब है कि इस नदी ने इसको क्या कर दिया होगा कट कर दिया होगा, और अपना रास्ता क्या कर लिया होगा बना लिया होगा। तो ऐसी नदी जो आक्रमणवर्ती का उदाहरण है, लेकिन ऐसी नदी जो अपना रास्ता चेंज ना करे और आने वाले अवरोध को क्या कर दे काट दे, ऊर्जा वाली बात है, आने वाले अवरोध को क्या कर दे काट दे, क्या कहलाती हैं पूर्ववर्ती। तो अब मुझको आप लोग बताइए कि आप आक्रमणवर्ती नदियां तो हैं, लेकिन आक्रमणवर्ती नदियों में कौन सी नदी बनना चाहेंगे? क्या है आने वाले अवरोध को क्या कर दे काट दे, तो क्या बनना चाहेंगे पूर्ववर्ती। यार यस या नो तो कुछ तो बोला करो भाई मेरे, हैं वो देखिए ना उरी हाउस दोस्त, तो कहते हैं यस सर, बोलते हैं ना ऐसा कुछ बोलते हैं वो लोग। तो आप लोग क्यों नहीं ऐसी एनर्जी लाते हो? हैं आप सबसे पहले पता है एनर्जी लाओ, एनर्जी का खेल है। मैंने आपको अभी मैं नीचे था तो मैंने कहा यार बुखार टाइप का लग रहा है, और यहां देखो कहीं से नहीं लग रहा कि बुखार है, और है भी क्योंकि कल भी हम गए थे, कल की तो हालत मैंने आपको पूरी बता दी कि सुबह का लेक्चर भी लिया, फिर पापा जी को लिवाने भी गए, फिर वहां से लिवा के आए, कम से कम 20-40 किलोमीटर का सफर किया, वो भी स्कूटी से भीगते हुए आए। पानी तो देखते हो कि कहीं बरसता है। उसके बाद फिर आपकी क्या ली क्लास ली, सुबह सूचना आई, फिर से चले गए, और फिर से जाने के बाद फिर से भीगते हुए आए। 2 दिन से तो यही हाल चल रहा है, तो हाल तो खराब है। लेकिन अब यहां पर जब आ रहे हैं आपको पूर्ववर्ती ये सब बता रहे हैं, तो आप देखिए कितनी एनर्जी है। एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, ऊर्जा नहीं होगी कुछ नहीं कर पाएंगे। पेपर तभी निकलेगा जब आप एनर्जेटिक होंगे। आप जब पेपर के लिए पढ़ते हैं तो आप 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़िए। आप कहेंगे सर ये आप कहते हैं पढ़ने वाले पढ़ते हैं। मेरा बस एक ही लाइन बता दीजिए, जो शिद्दत से जो कार्य करता है वो अगर 8 घंटे से कम कर दे तो बता दीजिए। हम लोग भी 8 घंटे से ज्यादा काम कर लेते हैं। क्यों? सुबह आते हैं 12 बजे यहां से जाते हैं काम समेट करके, फिर आपके बाद फिर कुछ काम समेटते हैं और 9 बज जाता है घर जाते जाते। अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमें तो ऑनलाइन लेक्चर भी शूट करने पड़ेंगे। तो किस्मत हमारी बहुत अच्छी है कि हमने 2 बैच से ज्यादा बैच नहीं पढ़ाए हैं। हो सकता है भगवान इस बात का इंतजार कर रहा था कि ओपी तिवारी अभी ऑनलाइन भी आने वाला है, अगर ज्यादा बैच पढ़ा दोगे तो फिर क्या करोगे? नहीं, बात हकीकत है। बांदा में हमारे लोग कोई पढ़ा भी तो नहीं पाएगा, पढ़ा लेगा नहीं पढ़ा पाएगा। आदर जगह पढ़ाएगा, मेरी संस्था में थोड़ा पढ़ाएगा भाई, मेरी संस्था तो वहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, बात सत्य है। इतना बना के रखा है, इतना सब कुछ किया है, तो हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन आके पढ़ाएगा? चाबी तब सौंपी जाती है किसी और को जब आपका नाम हो जाए, और आपका नाम नहीं हुआ और चाबी आपने सौंप दी, तो आप ही के घर में आपको ताला लगा के बंद करके चला जाएगा। ये बहुत अच्छा मैं आपको सिद्धांत दे रहा हूं। किसी को समझ में आया क्या मैंने बोला? क्या समझ में आया? भला करिए, लेकिन ऐसा मत कर दिए कि वो तुम्हारा ही भला करने में। हाँ, ये सारी चीजें तो लोग के अंदर आता है। आप जब किसी को प्लेटफॉर्म देते हो उसको लगता है अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये सब के अंदर आता है, स्टूडेंट्स में भी आता है, सब में आता है, हमारे अंदर सब के अंदर आता है। तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सी नदी बननी है? पूर्ववर्ती आक्रमवर्ती नदी। अगर पूरा पढ़े, पूर्ववर्ती तो है लेकिन क्या है
आक्रम है। आक्रम मतलब है कि आप प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करेंगे, आप अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे, रास्ते के सामने जो अवरोध आएगा उसको काट देंगे। तो जानते हैं इस नदी का उदाहरण, कोई पूछे नदियों का उदाहरण? गंगा बता तो दिया, गंगा, गंगा रिवर बेसिन, सीधा सीधा याद को, गंगा रिवर बेसिन। दूसरा ब्रह्मपुत्र, और तीसरा सिंधु। एक और सिंधु में सहायक भी ले लो, लेकिन याद रखिएगा 3 बड़ी नदियां याद कर लीजिए। तो पूर्ववर्ती का उदाहरण समझ में आ गया। तो कहेंगे अध्यारोपित फिर क्या है? अध्यारोपित क्या है? तो अध्यारोपित भी अक्रम है। इसका मतलब प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करेगी, अपना रास्ता स्वयं बनाएगी, लेकिन बस ये है कि काटती नहीं है किसी को। 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक काटता है और एक लेकर साथ चलने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो ये जो अध्यारोपित नदी होती है, ये जहां से रास्ता बनाएगी, उसके सामने अगर अवरोध आता है तो उस अवरोध के ऊपर से बहना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है, अवरोध उसके नीचे चला जाता है। दोनों प्रकार के लोग सही हैं। अगर आपके सामने अवरोध है, आपके पास क्षमता है, तो आप उसको कट कर दो, और आपके पास अगर इतनी क्षमता है कि कट किए बिना ही उसके ऊपर से क्या हो जाइए, प्रवाहित हो जाइए, तो भी अच्छा है। लेकिन अपना रास्ता आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर अध्यारोपित है ना बन जाए, तो ठीक है, आप जो बनना है आप बन जाओ। मैं कल आपसे पूछूंगा, आपसे आपका नाम चेंज, आज से आपके नाम के पीछे, जैसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो हम लोग क्या थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, तो नाम होता है हम लोग का ओम प्रकाश तिवारी, ओपी तिवारी। तो कुछ लोग अपना थोड़ा सा ठाठ बनाने के लिए पंडित ओम प्रकाश तिवारी। अरे भाई, तिवारी बता रहा है कि हम ब्राह्मण बिरादरी के हैं, पंडित लगाने से क्या हम ब्राह्मण के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। और कुछ लोग और बता देते हैं श्री श्री 108 श्री, ऐसा करते हैं ना, ऐसे होते हैं। तो कुछ चीजें समझ में आ रही। तो कल से आपका जैसे नाम मैंने किसी से पूछा, जैसे मैंने कहा चौरसिया खड़े हो जाओ, तो कल से बताएगा शिवम चौरसिया पूर्ववर्ती अक्रमवर्ती नदी। तो आज कहेगा ये क्या आप बता रहे हैं? तो ये क्या बताएगा, सर जी ने कल सिखाया है कि मैं पूर्ववर्ती हूं, मैं जो भी पढ़ेगा मैं उसको सामने क्या है, काट दूंगा लेकिन मैं ढाल के अकॉर्डिंग नहीं पाऊंगा, मैं अपना ढाल स्वयं बनाऊंगा। ठीक है, फिर किसी को और खड़ा कर दिया जाए, कोई बच्चे में नाम ले लिया जाए, मुझे बच्चों का नाम भी तो नहीं पता है, कोई अपना नाम देगा, बताएगा? खड़े हो यादव जी, क्या नाम है? हाँ, सोनी यादव। अब जैसे कल इसका नाम परिचय पूछा जाएगा तो इसका नाम अब कल से चेंज, सोनी यादव अध्यारोपित अक्रमवर्ती नदी। यानी कि हम भी अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम दया, क्योंकि महिला है ना तो ये दयावान है थोड़ा सा, वो पुरुष है तो पुरुष दयावान नहीं होता, महिला हम काटते वाटते नहीं, लेकिन हाँ हम इसके ऊपर से बहना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। बैठ जाओ, कितना अच्छा उदाहरण सेट हो गया। लिख लीजिए जल्दी से, अध्यारोपित इंपाउंडेड रिवर, लिखिए जल्दी से। परिभाषा लिखी है कोई आपने? अभी कोई नहीं लिखी। तो पहली हेडिंग डाली पूर्ववर्ती नदी, एंटीसीडेंट रिवर। उदाहरण भी याद हो गए सबके? एंटीसीडेंट रिवर के उदाहरण बताइए, रिवर के उदाहरण बताओ। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है तो लिख लीजिए। ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह मार्ग के, ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह मार्ग के सामने आने वाले अवरोध को, ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह मार्ग के सामने आने वाले अवरोध को, ऐसी नदियां जो अपने सामने आने वाले प्रवाह मार्ग के अवरोध को, अवरोध मतलब क्या होता है, रुकावट, अवरोध को काट कर अवरोध को काट कर, ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह मार्ग के सामने आने वाले अवरोध को काट कर अपनी पूर्ववर्ती मार्ग का, जिस दिशा से बह रही थी, अपने पूर्ववर्ती मार्ग क्या होता है? पूर्ववर्ती मार्ग मतलब जिस रास्ते से आप क्या है, चल रहे थे, अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं, अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। उदाहरण जरूर लिखिए, उदाहरण पूछा करता है एग्जाम में, तो उदाहरण लिख लोगे अपने मन से? कौन कौन से उदाहरण है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। मेरे हिसाब से ज्योग्राफी आपको यहीं पर याद होते हुए जा रही होगी, तो बस आपको घर में जाकर बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कोर्स होने के बाद उसका क्या करना है, रिवीजन।
आपको विश्वास ना हो, मैथ का पेपर देख लीजिएगा, जितना सर पढ़ाते हैं कहीं बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और पेपर चल रहे हैं, कितने दिन पेपर चल रहे हैं? 5 दिन ना, 10 पेपर होने हैं। अब 10 पेपर मिला लीजिएगा और बुकलेट से बाहर नहीं जाएगा। और सर कितनी मेहनत करेंगे, पहले आपको पढ़ाएंगे, फिर जॉब में जाएंगे, फिर शाम को ऑनलाइन आकर के करेंगे। तो अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको अपने लिए तो और करना चाहिए। ये तो सर नहीं कह सकते थे यार मेरी जॉब लग गई है, कह तो सकते थे ना, जॉब लग गई है सर, भैया मैं सुबह सुबह पढ़ा दूंगा, शाम को मुझको नहीं आना। ये मैंने कहा यार पढ़ा दो यार, यूट्यूब पे भी हो जाए। फिर मैंने कहा कि यूट्यूब पे भी आ जाओगे तो थोड़ा सा अच्छे हो जाओगे। तो आप लोग को और मेहनत करनी है। और देखिए कोई भी टीचर, आप देखिए यूट्यूब में पुलिस का कोई भी टीचर मैथ में सॉल्व करके नहीं बता रहा है, उसे क्या बताता है, इसका ये आंसर सही है, इसका आंसर ये। आपके सर ने पूरा पेपर क्या किया है, सॉल्व किया है। ऐसा नहीं कि कहीं से पा गए होंगे फिर से आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें उनको नॉलेज है, तो नॉलेज है तो आपको उनके बराबर आना होगा। और क्या होता है, बांधा की गड़बड़ी क्या है, मैथ है तो मैंने देखा 10 साल से मैं भी बांधा को मैं पढ़ रहा हूं, मेरा बांधा है तो मैं इसको पढ़ रहा हूं। मैं देखता हूं कि बच्चे अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं मानते हैं। वो सोचता है सामने वाला है नहीं पढ़ा पा रहा है। अरे भाई अब जब कमजोर है तो अपनी कमजोरी को दूर करने की क्या करिए, कोशिश करिए ना, कोशिश करो। और कोशिश करने के बाद अब जब सीखोगे तभी तो पेपर कर। और हलवा हलवा अगर कोई पढ़ा देगा तो आपको लगेगा कितना अच्छा मास्टर है। भैया हलवा पेपर नहीं आएगा। पेपर में 2 चीजें आती हैं, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, समय भी तो कम दे रहा होगा। कितने घंटे का पेपर ले रहा है, 2 घंटे का ना, 120 मिनट का ना। और कितने क्वेश्चन दे रहा है, 150। आप सोचिए 120 मिनट में 150 क्वेश्चन दे रहा है आपको, 150 ही दे रहा है ना। तो मतलब 1 मिनट से कम समय दे रहा है ना, यही तो हुआ। कितना समय दे रहा है लगभग लगभग, कितना, 45 सेकेंड। बताइए 45 सेकंड में आपको मैथ का क्वेश्चन पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है। जीएस तो चलो ठीक है, क्वेश्चन आया तो टिक मारा, नहीं आया तो राम राम। मैथ में तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैथ बहुत तेज होनी चाहिए, आना नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तेज। तेज तभी होती जब आप बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस। मैं कल देख रहा था सर को, तो मैंने कल पहली बार देखा पढ़ाते हुए, क्योंकि वह तो कभी बैठता नहीं हूं। मैं देख रहा था सर को कैलकुलेशन याद थे, मतलब जब सॉल्व कर रहे थे तो काट पीट नहीं रहे थे, कई चीजें उनको क्या थी, याद थी। ऐसे तो याद नहीं हुई होंगी, बार बार उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस किया है। और ऐसा भी नहीं, पेपर भी बहुत सारे उन्होंने निकाले हैं। तो मैं चाह रहा हूं, देखिए यार हम लोग अब बांदा के लिए काम कर रहे थे, अब बुंदेलखंड के लिए काम कर रहे हैं। ऑनलाइन आने से तो बुंदेलखंड से ज्यादा बाहर भी क्या है, निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे। तो सारी चीजें हैं, तो खूब बढ़िया पढ़ो, मन ला के पढ़ो। और 10 दिन का पेपर देखो जो हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें मैथ भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है। यही लेवल हर एग्जाम का मैथ और रीजनिंग का रहता है। आप कोई भी एग्जाम दोगे लगभग इसी लेवल पे आएगा। सिविल की तरफ जाना है तो तब भी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, सी सेट वो सिर दर्द किए रहता है, सी सेट। और सी सेट में अगर पास नहीं होगे तो आपकी जीएस की कॉपी नहीं चेक, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बेसिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीएस सब कुछ आना चाहिए। अगर आगे भी जाना तब भी आना चाहिए, नहीं भी जाना है तो तब तो और अच्छे से आना चाहिए। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं अध्यारोपित की। क्या होगी इसकी परिभाषा, आने वाले अवरोध के ऊपर से प्रवाहित होने लगती, यही होगी ना परिभाषा, लिख डालिए जल्दी से। अध्यारोपित, इंपाउंडेड रिवर लिखे। ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह मार्ग के, 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 प्रवाह मार्ग के सामने आने वाले अवरोध के ऊपर से, प्रवाह मार्ग के सामने आने वाले अवरोध के ऊपर से, प्रवाह मार्ग के सामने आने वाले अवरोध के ऊपर से प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं, अध्यारोपित नदी कहलाती हैं। प्रवाहित होने लगती हैं, कौन सी नदी कहलाती हैं, अध्यारोपित नदी कहलाती हैं, अध्यारोपित नदी कहलाती हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण दूं तो आप बताएंगे कि कौन सी नदी होगी। मैं डायरेक्ट नदी नहीं बोलूंगा, मैं आपको कुछ और बताऊंगा, आपको नदियां बतानी होंगी। देखते हैं, मालवा के पठार से जो नदियां निकलती हैं, उदाहरण है ये, तो मैं बस मालवा हिंट दे रहा हूं। मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसका उदाहरण है। मैकाले के पठार से प्रायद्वीपी साइड बहने वाली नदी, नर्मदा। क्या है, नर्मदा, बहुत अच्छा।
आपको एक नदी मैंने कल बताई थी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बताई थी सारी की सारी। एक दो उदाहरण लिख लो, बताई बहुत सारी बताई, स्वर्ण रेखा, महानदी। इसमें कुछ एक दो उदाहरण लिखे, ऐसा लिख लीजिए, मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां, ऐसे लिखे, डैश करके लिख सकते हैं ना इस तरह से। मालवा के पठार से निकलने वाली नदी, उदाहरण लिख लो, मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां, मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी नदी होंगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। देखिए बच्चा, अब तो इतना अच्छा आता है आप लोगों को। देखिए मैप पढ़ लिया तो थ्योरी पढ़ना क्या लग रहा है? आसान लग रहा है। अभी डायग्राम जो बनाया था हमने नदियों का, वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपने मैपिंग क्या कर ली है, पढ़ ली है। लिख लिया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एक दो उदाहरण और लिख लीजिए। स्वर्ण रेखा पढ़ी थी आपने, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, दूसरा उदाहरण स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। एक आपने दामोदर पढ़ी थी, दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की, दामोदर, दामोदर। ठीक, ये तीन चार उदाहरण है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा कहां गिरती है? स्वर्ण रेखा बे ऑफ बंगाल, और दामोदर हुगली, और हुगली कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल। बहुत अच्छा, याद कर लेंगे उदाहरण दो तीन, ये सारे के सारे बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से थ्योरी का एक पार्ट हमने कंप्लीट किया।